मैं कुतुबुद्दीन के बारे में सोचने लगा, जो आजकल अपने सूबे की अलहदगी की बात नहीं करता था। और उसके बायस भारतीय हुकूमत को तशवीश थी, क्योंकि सूबा सिंध का ये लीडर कुतुबुद्दीन बुनियादी तौर पर एक मुहिब वतन इंसान था और मुल्की हालात के पेश नज़र पाकिस्तान की सालमियत के हक में बयान दे रहा था, और उसे भारतीय हुकूमत अभी तक खरीद नहीं सकी थी, वरना ये मोर्चा इंडियन सीक्रेट सर्विस ने कब का फतह कर लिया होता। मुझे इसी मोर्चे को किसी दूसरे अंदाज में सर करने के लिए यहाँ लाया गया था। 15 मिनट बाद ग्राउंड से निकलकर अपने सदर वाले होटल में आ गया। मुझे इस होटल को छोड़कर इस्लामाबाद के किसी जदीद होटल में जाने के लिए कहा गया था। मुझे भला क्या इतराज हो सकता था? पैसा भारतीय हुकूमत का खर्च हो रहा था। मैंने टैक्सी पकड़ी और इस्लामाबाद के एक शानदार होटल में जाकर एक कमरा ले लिया और वहाँ अपना नाम सैयद पीर शराफत अली लिखवाया। एक बात अयां थी कि मैं V2 गोलियां अपने मुल्क के किसी सियासतदान को खिलाने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन मैं ये भी चाहता था कि ये चारों सियासतदान कम अज कम हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दें, ताकि इंडियन हुकूमत को ये यकीन हो जाए कि उनका जासूस कर्नल मनी यानी मैं अपने फ़राइज़ बड़ी खूबी से अदा कर रहा हूँ। ये बड़ा खटन और पचीदा काम था, लेकिन मैंने उसके लिए एक मंसूबा तैयार कर लिया था। इस्लामाबाद में भारतीय जासूस मेरी निगरानी कर रहे थे। जाहिर है वो मेरी एक एक हरकत की रिपोर्ट तैयार करके इंडियन सफारत खाने के जरिए या बराह रास्त रेडियो सिग्नल की मदद से अपनी हुकूमत को भिजवा रहे थे। चुनांचे मैं उनके शकूक व शुबहात से बचने के लिए उन्हीं की बताई हुई हिकमत पर चलना चाहता था। मैंने होटल में कमरा लेते ही अखबार में एक इश्तिहार दे दिया कि पंजाब के सैयद पीर शराफत अली साहब इस्लामाबाद में क़याम पजीर हैं और दुआ वज़ाइफ के वसीले से दुखी इंसानियत की खिदमत का अज़्म रखते हैं। हाजतमंद हजरात सुबह 9 बजे से 10 बजे तक उन्हें होटल में मिल सकते हैं। किसी से कोई नजराना या फीस नहीं ली जाएगी। इश्तिहार का शाया होना था कि मेरे कमरे के बाहर लोगों की कतार लग गई। मैंने भी नकली पीर का बाकायदा ढोंग रचा दिया। कोई आकर अपनी कारोबारी तबाही का रोना रोता, कोई अपनी कोहना बीमारी का जिक्र करता, किसी को ये वहम था कि उस पर आसेब है। मैं दिल में 5 बार खुदा का नाम लेकर बड़ी नेक नीति से उन्हें दम करके रुखसत कर देता। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी कारगुजारी से निगरान भारतीय जासूस को इत्मीनान हो गया होगा, तो मैंने हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर कुतुबुद्दीन से रब्ता पैदा करने का फैसला कर लिया। ये सियासी लीडर इस्लामाबाद में अपने एक जागीरदार दोस्त के आलीशान बंगले में मुकय्यम था। इस दौरान इस्लामाबाद में अखबारों के जरिए मेरी बतौर एक रूहानी आमिल के पब्लिसिटी हो चुकी थी। मैंने कुतुबुद्दीन के सेक्रेटरी को फ़ोन किया तो उसने फ़ौरन मुझे अपने लीडर से मिलवा दिया। कुतुबुद्दीन मुझसे फ़ोन पर बात करके बेहद खुश हुआ। अगरचे ये लीडर बड़ा ज़बरदस्त था, मगर आदमी बेहद ज़ईफ़ुल एतिकाद था। पीरों फ़कीरों का कदरदान था। उसने मुझे रात के खाने की दावत दे दी। 7 बजे शाम कुतुबुद्दीन की एक शानदार कार मुझे लेने के लिए होटल पहुंच गई। मैंने अपना हुलिया बिल्कुल सजादा नशीनों जैसा बना रखा था और मेरा लिबास आला तरीन खुशबुओं में बसा हुआ था। कुतुबुद्दीन अपने जागीरदार मोमर दोस्त के हमरा बंगले के दरवाजे पर हार लिए मौजूद था। मुझे जदीद तरीन ड्राइंग रूम में ले जाया गया। नौकर चाह रखकर मेरे आगे पीछे फिर रहे थे। मैं कभी किसी दीनी मसले पर थोड़ा सा इज़हार ख्याल करता और कभी आंखें बंद करके वजीफा पढ़ना शुरू कर देता। खाना बड़ा पुरतकल्लुफ़ था। रात 11 बजे मैं वापस होटल जाने के लिए उठा तो कुतुबुद्दीन और उसके जागीरदार दोस्त ने इसरार किया कि मैं उन्हीं के यहाँ क़याम करूँ। मैं खुद भी यही चाहता था। चुनांचे मामूली से इनकार के बाद रजामंद हो गया। मैं जानता था कि मेरी इस कारगुजारी पर भारतीय सीक्रेट सर्विस बहुत खुश हुई होगी। अब वो लोग उस इंतज़ार में होंगे कि मैं कुतुबुद्दीन को कब V2 गोली खिलाता हूँ और वो कब हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी शुरू करता है। ये बड़ा पचीदा मसला था। अगर मेरे मिशन में भारत वापस जाकर एटमी प्लांट को तबाह करना शामिल ना होता तो मैं पाकिस्तान में दाखिल होते ही भारतीय जासूस को गिरफ्तार करवा देता और अपना आप जाहिर कर देता। लेकिन मुझे अभी अपने मिशन को कामयाब बनाकर वापस जाना था, ताकि इंडियन सीक्रेट सर्विस की नज़रों में मेरी पोजीशन मजबूत हो जाए और मैं भारत में पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों को हमेशा हमेशा के लिए कुचल सकूं। मेरी कामयाबी का राज
इसी में पोशीदा था कि जिन पाकिस्तानी सियासी लीडरों को मैं V2 गोलियां खिलाने आया था वो ये गोलियां खाए बगैर ही हुकूमत के खिलाफ बयानात दे दें। मेरे कहने पर ये लोग पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बयान नहीं दे सकते थे और जब तक ये इस किस्म के 2-4 बयान नहीं देते भारतीय सीक्रेट सर्विस को मेरी कारकर्दगी का यकीन नहीं आ सकता था। एक ख्याल ये भी आया कि क्यों ना मैं कुतुबुद्दीन को V2 गोली खिला दूं। फिर सोचा कि हो सकता है ये गोली वाकई असर अंगेज हो और वो सियासी लीडर हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी की बाकायदा मुहिम शुरू कर दे, जो मैं नहीं चाहता था। मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि कुतुबुद्दीन इस किस्म के 1 या 2 बयान दे दे जिनमें हुकूमत की किसी पॉलिसी पर नुक्ताचीनी की गई हो। अचानक एक तदबीर मेरे जहन में आ गई। एक रूहानी पेशवा की हैसियत से कुतुबुद्दीन मुझसे बेहद मुतासिर था। मैं अपने इस रूहानी असर का फायदा उठा सकता हूँ। ये तदबीर मुझे पसंद आ गई। चुनांचे एक रोज दोपहर के खाने पर जब कमरे में कुतुबुद्दीन और उसका जागीरदार दोस्त भी मौजूद था, मैंने अचानक आंखें बंद कर लीं। कुतुबुद्दीन और उसका दोस्त बातें करते करते एकदम चुप हो गए। मैंने बुलंद आवाज में कुछ दुआएं पढ़नी शुरू कर दी। 2-3 मिनट तक मैं इन दुआओं का विर्द करता रहा। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरे मुरीदों पर काफी असर हो चुका है तो मैंने आंखें खोल दी। कुतुबुद्दीन और उसका दोस्त अदब से दस्तरखान पर बैठे थे। मैंने अपना हाथ कुतुबुद्दीन के सर पर रख दिया और आवाज में जलाल पैदा करके बोला, कुतुबुद्दीन, तुझ पर आई हुई बला टल गई। तेरे अरूज का सितारा तलू हो गया है। सियासी लीडर का चेहरा खुशी से दमक उठा। मैंने बाजू फिजा में बुलंद करते हुए कहा, मुझे कश्फ हुआ है कि तू इस मुल्क में आला तरीन मनसब हासिल करेगा, लेकिन उसके लिए तुझे मेरी हिदायत पर अमल करना होगा। क्या तू ऐसा करने पर तैयार है? कुतुबुद्दीन ने बड़े अदब से कहा, शाह जी, आप जैसा हुक्म करेंगे मैं वैसे ही करूंगा। मैंने मजीद जलाल में आते हुए कहा, तो सुनो, आज के बाद तुम्हें हफ्ते में एक बार हुकूमत की किसी पॉलिसी पर नुक्ताचीनी जरूर करनी होगी। ये नुक्ताचीनी एक खास तामीरी हद के अंदर होगी। हजूर, हिज़्ब इख्तिलाफ का लीडर होने की हैसियत से मेरे लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप हुक्म करें तो हुकूमत ने जो नए टैक्स लगाए हैं उनके खिलाफ मैं कल ही एक मुतदिल बयान जारी कर दूं। उसने जवाब दिया। हाँ, मैंने दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहा, मेरी तरफ से इजाजत है। कम अज कम 3 माह तक तुम्हें इस किस्म की नुक्ताचीनी हफ्ते में एक बार जरूर करनी होगी। ऐसा ही होगा हजूर, लेकिन क्या 3 माह के बाद? मैंने गर्जदार आवाज में उसकी बात काट कर कहा। उसके बाद तुम्हें अपने आप मालूम हो जाएगा कि खुदा तुम्हें किस अरूज पर पहुंचाता है। मैं तुम्हारे लिए खास तौर पर दुआ भी करूंगा। कुतुबुद्दीन ने अकीदत से मेरे हाथ चूमकर आंखों से लगाए। शाह जी, कुछ मेरे हक में भी इरशाद फरमाइए। मेरी 2 करोड़ की जायदाद के मुकदमे का अभी तक फैसला नहीं हो सका। ये फैसला मेरे हक में हो जाए, जागीरदार बोला। मैंने उस मुमर जागीरदार के कांटे को थपथपाते हुए कहा, अल्लाह की तरफ से जो होगा मुनासिब होगा। अगले रोज कुतुबुद्दीन ने मेरी हदायत के मुताबिक हुकूमत के नए टैक्सों की पॉलिसी पर नुक्ताचीनी करते हुए एक बयान जारी कर दिया। बयान अखबारों में छप गया। मुझे यकीन था कि यह बयान पाकिस्तान में मौजूद भारतीय जासूसों ने भी पढ़ लिया होगा और सिफारत खाने की तरफ से इंडियन हुकूमत को आगाह कर दिया होगा। गोया कर्नल गुरमीत सिंह और कर्नल गुप्ता को यकीन हो गया होगा कि मैंने उसके बताए हुए 4 लीडरों में से एक को V2 गोली खिला दी है, जबकि तमाम गोलियां मेरे पास उसी तरह महफूज थीं। 2 रोज बाद मैं तन्हा रहने का बहाना करके लीडर के बंगले से उठ आया। अपनी मुहिम की पहली कामयाबी कर अमल मालूम करने के लिए मैंने रात 9 बजे अपने कमरे का दरवाजा बंद करके चिटखनी लगाई। बेडरूम में जाकर रेडियो ट्रांसमीटर निकाला, कोड बुक खोलकर सामने रखी और ट्रांसमीटर ऑन करके दिल्ली में इंडियन मिलिट्री सीक्रेट सर्विस के चीफ कर्नल गुप्ता की फ्रीक्वेंसी मिलाकर सिग्नल दिया। दूसरी तरफ से फौरन कोड में मिशन का नाम दोहराया गया। मैंने अपना कोड बताया और फिर खुफिया अल्फाज में पैगाम दिया कि मैंने पहले सियासी लीडर को V2 गोली खिला दी है। दूसरी तरफ से कर्नल गुप्ता ने भी कोड अल्फाज में कहा, सियासी लीडर का बयान हमने पढ़ लिया है। पहली कामयाबी पर मुबारकबाद। अब अपने दूसरे टारगेट की तरफ तवज्जो दो और उतनी
सी बात के लिए दोबारा राब्ता कायम न करना। तुम इस्लामाबाद में हो, तुम्हारे सिग्नल पकड़े जा सकते हैं। मैं मुतमईन हो गया। मुझे दोबारा सिग्नल देने की क्या जरूरत थी। मैंने कोड बुक और रेडियो ट्रांसमीटर पलंग के पास तांबे के गमले में छुपा कर रख दिया। शाम को कुतुबुद्दीन मेरे होटल आ गए और बहुत इसरार करके खाने पर साथ ले गए। मुझे अब उनसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस उन्हें यही ताकीद करके वापस आ गया कि हर हफ्ते इसी किस्म का एक बयान जरूर दे दिया करें। रात 10 बजे मुझे उनकी शानदार गाड़ी होटल वापस छोड़ गई। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो फर्श पर एक जर्द लिफाफा पड़ा हुआ था। उसमें मेरे लिए टाइप किया हुआ पैगाम था, पहली कामयाबी मुबारक। 3rd क्लास वेटिंग रूम। मेरे लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि मुबारकबाद का ये पैगाम उस हिंदू जासूस की जानिब से है जो इस्लामाबाद में मुतय्यन है और मुझे पिंडी रेलवे स्टेशन के 3rd क्लास वेटिंग रूम में मिला था। मैं इस्लामाबाद से अपने दूसरे टारगेट की तरफ रवाना होने से पहले मॉडल गर्ल और भारतीय जासूसा सिंधिया और शबाना से मुलाकात करके ये मालूम करना चाहता था कि उसने अपनी पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों का जाल कहां फैला रखा है और किन सरकारी ज़राए से वो पाकिस्तान के बारे में कीमती राज हासिल करके भारत पहुंचा रही है। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।